हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1 जनवरी 2022 के हुए पेपर को। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आइए उसके बचे हुए 15 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जिन्होंने न देखा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वो देख सकते हैं। आइए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है? जहाँ पर भी बात आपकी समावेशी शिक्षा की आती है, इसे इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। यानी कि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें बच्चों से बिना किसी भी प्रकार का भेदभाव किए उन्हें एक समान रूप से शिक्षा दी जाती है। चाहे वो बच्चा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वह मंद बुद्धि का हो, चाहे वह प्रतिभाशाली हो, चाहे वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या फिर आर्थिक रूप से मजबूत हो, चाहे वह सामान्य हो, सभी प्रकार के बच्चे को जब एक ही क्लासरूम में एक ही छत के नीचे समान रूप से शिक्षा दी जाती है तो उसे ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में एक कथन दिया है, साथ में उसका कारण दिया है, रीजन दिया है। तो कथन है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। तो यह तो एकदम सही बात है। रीजन है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो यह भी सही बात है। अगर शिक्षक ऐसा करेंगे तो छात्रों के अधिगम में क्या होगा, यह अत्यंत सहायक होगा और इससे क्या होगा, छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा तथा जो कक्षा है वह भी प्रगतिशील एवं प्रभावी बनेगी। यानी कि हमारा रीजन भी सही है और जो कथन दिया है वो भी सही है और आर क्या करता है, सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? तो जब बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है, अतः यह किसका उदाहरण है? यह आलेख वैकल्य का उदाहरण है। इसी को इंग्लिश में डिसग्राफिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाले प्रश्न में इसे क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। हिंदी वाला कभी कभी पढ़ने में ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो आप इंग्लिश का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो डिसग्राफिया क्या होता है, लिखने में जब कठिनाई होती है। अगर हम बात डिसलेक्सिया की करें तो इसमें क्या होता है, बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। वह बी को डी पढ़ता है, वह 12 को 21 पढ़ता है, वह सा को वाज पढ़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पढ़ने संबंधी विकार होता है। अगर हम बात डिसकैलकुलिया की करें तो यह गणित में गणना संबंधी विकार होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। शिक्षार्थियों क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक टीचर को शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, जबकि केवल पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करके और पुनर्स्मरण पर बल देकर छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा नहीं किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, अपसारी चिंतन, ठीक है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? ठीक है, तो अपसारी चिंतन क्या है, उसका अनिवार्य लक्षण होता है। आइए जानते हैं कि अपसारी चिंतन होता क्या है, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रख दी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वह व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन यानी कि कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है,
तो उस चिंतन को ही अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन सृजनात्मक बच्चों में ही पाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक कक्षा में एक शिक्षक क्या करता है, किसी विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है कि यदि तुम्हारे पंख होते तो तुम क्या करते। अब इस प्रश्न का वह विद्यार्थी कोई सटीक जवाब तो नहीं दे पाता, ठीक है। तो यह स्थिति में क्या करेगा, बालक इसके बारे में कल्पना करेगा, इमेजिन करेगा और फिर अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा, टीचर के सामने रखेगा। तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, वह अपसारी चिंतन करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। पहला है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, सही बात है। दूसरा है खेल द्वारा, यह भी सही है। तीसरा पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, यह भी सही है। चौथा है सहपाठियों और वयस्कों संघ सहभागिता द्वारा, तो यह भी सही है, यानी कि चारों हमारा सही है। तो आइए देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती हैं। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति रिक्त स्थान कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है, यह आपका खंडीकरण कहलाता है, जिसे इंग्लिश में चंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, चंकिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, खंडीकरण में सूचनाओं के अलग अलग टुकड़ों को लिया जाता है और उन्हें बड़ी इकाइयों में समूहित करने की प्रक्रिया होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, खंडीकरण में सूचनाओं के अलग अलग टुकड़ों को लेने और उन्हें बड़ी इकाइयों में समूहित करने की प्रक्रिया होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। तो किस पर बल देना चाहिए, आपके परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान अर्जन पर बल देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का दायित्व तो छात्रों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना होता है, जिसके लिए शिक्षक को जीवन कौशलों के विकास से जोड़ना होगा और इन कौशलों व ज्ञान का अर्जन छात्र परिवेश में होने वाली गतिविधियों में शामिल होकर प्राप्त करते हैं। छात्र परिवेश की गतिविधियों से अनुभवजन्य हो जाता है, जिससे जब विद्यालय में उन्हीं गतिविधियों को कराया जाता है तो छात्र आसानी से उस ज्ञान का अर्जन कर लेता है और अधिगम क्या हो जाता है, उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, जबकि विषय वस्तु को रटना और अधिगम को निष्क्रिय बनाता है, ठीक है। जब बच्चा केवल विषय को रटेगा तो यहाँ पर बच्चा एक्टिव नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वह डिसएक्टिव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने को सुसाध्य करता है। तो कौन सा करता है आपका, आइए देखते हैं। पहला है कि सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है, तो यह तो गलत है। दूसरा है परिमिति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है, तो यह सही है, क्योंकि यह बच्चों को इंटरनली मोटिवेट कर रही है। क्या कर रहा है, इंटरनली मोटिवेट कर रहा है। तीसरा है अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर भी बल देती है, यह भी सही होगा। चौथा है रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं, तो यह भी गलत है, क्योंकि रटन शैली पे ज़्यादा बल दे रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सही है कौन सा है, दूसरा और तीसरा। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ठीक है। एक शिक्षक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य कर सकते हैं, जबकि अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके
निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर तथा समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देना शिक्षक का कर्तव्य नहीं होता है। तो यह तीनों क्या होंगे आपके निगेटिव ऑप्शन होंगे। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? तो कौन सा करेगा? वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 की एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्योंकि जब छात्र किसी एक ही बिंदुओं पर विचार करेंगे, कल्पनाशील होंगे और अपने सृजनात्मक युक्त विचारों का शिक्षक के सामने रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे, इनकरेज होंगे, तो नए विचारों को खोजने में छात्रों के अंदर सार्थक अधिगम उत्पन्न होगा। क्योंकि विषय वस्तु का रट्टा मारने से बालकों में क्या होती है? निष्क्रियता उत्पन्न होती है। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में भी इसको डिस्कस किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें रिक्त स्थान की भावना उत्पन्न होती है। तो किसकी भावना उत्पन्न होती है? उन्हें गर्व की भावना, प्राइड की भावना उत्पन्न होती है। गर्व क्या होता है? एक आत्म जागरूक भावना होता है जो व्यक्ति में तब उत्पन्न होती है जब उसके द्वारा कोई लक्ष्य या गोल प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां घटित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कि एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। तो यह गलत है। जहाँ पर भी आपको नेगेटिव आंसर मिले वही क्या होगा? आपका गलत होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और आपको जिस भी ईयर का प्रीवियस ईयर सीटेट का पेपर सॉल्यूशन देखना हो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिए, हम जल्द से जल्द उसका भी पेपर बना के आपके सामने लाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? तो कौन कहता है? वह कहता है आपका व्यवहारात्मक। अधिगम का व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है, जबकि आपका मानवतावाद, संज्ञानात्मकवाद तथा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।